हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल। तो भाई चालू करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है सेमेस्टर 5 के लिए। पूरी सीरीज बन रही है, जैसे कि आपको पता है, नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है जी, हाँ जी, बीकॉम प्रोग्राम वालों के क्या बोलते हैं, बीकॉम प्रोग्राम वालों के लिए है खास। ठीक है, 7वां चैप्टर चालू कर रहा हूँ सीरीज का, जिसका नाम है फंक्शनल प्लानिंग। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो फाइनेंशियल प्लानिंग। आसान है, तो फंक्शनल प्लानिंग हो जाएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाएगा, एक ही बात है। ठीक है भाई, हाँ थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा तो माफ करना भाई। ठीक है, उसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ भाई, शुक्र है, कोई डाउट अभी तक? अच्छा हाँ भाई, बीच में कई बार बच्चों को डाउट आ रहा है कि भैया क्या बोलते हैं, आपके चैप्टर्स जो हैं या फिर जो क्या बोलते हैं बुक उनकी है वो थोड़ी अलग चैप्टर्स हैं। ठीक है, समझिए ध्यान से भाई। जो DUSOL है उसने ना थोड़ा सा सिलेबस चेंज किया है। सिलेबस क्या चेंज किया है? उसने वही जो पुराने सिलेबस था ना, वही उठा के दोबारा नया सिलेबस चेप दिया है। बस जो चैप्टर्स के नाम है वो चेंज कर दिए हैं। ठीक है सर, हाँ जी, बस चैप्टर्स के नाम चेंज है। आप देखोगे चैप्टर्स तो नहीं है, बस वो यूनिट अलग कर दिए हैं। जैसे कि पहले 2 यूनिट, मतलब 2 चैप्टर्स का एक यूनिट होता था, अब 3 चैप्टर का एक यूनिट बना दिया। ठीक है, बस इस तरीके से थोड़े मोटे चेंजेस कर रखे हैं। बाकी अगर आप अंदर का कंटेंट देखोगे चेंज चैप्टर्स का, वो सारा का सारा सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो जो आपकी बुक्स हैं और जो जिस बुक से मैं करवा रहा हूँ वो दोनों सेम है। ठीक है, लेकिन बात क्या है, जो आपकी वाली बुक्स है ना, थोड़ा सा ऊपर से दे रखा है ओवरऑल से। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ भाई तुम्हारा कुछ रह ना जाए, कुछ टॉपिक छूट ना जाए मेरी तरफ से, तो मैं अपना पुराने वाली बुक से आ रहा हूँ। तो उसके अंदर थोड़ा ज्यादा टॉपिक्स हैं और एक ही टॉपिक को थोड़ा अच्छे तरीके से डिफाइन कर रखा है, तो मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है भाई, हाँ जी, जैसे आप नई वाली बुक जब देखोगे ना, कंपैरिजन करोगे, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें खाली मतलब कि 2 ही 3 कंसेप्ट है और उसके बाद पूरा चैप्टर खत्म हो गया। वो छोटी छोटी लाइनों के अंदर दे रखे हैं छुपा के कुछ कंसेप्ट। ठीक है, बल्कि जो पुरानी वाली बुक्स हैं उसके अंदर ना पॉइंट्स बना के दे रखे हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है भाई, तो उसके अंदर ज्यादा पॉइंट्स बन सकते हैं पुरानी वाली बुक्स में, तो आप आराम से सीख सकते हैं डीपली, ताकि आपको हर एक कंसेप्ट ना कोई छूट ना जाए, क्योंकि उसमें छुपा के दे रखे हैं, छुपाने के ढूंढने में मेरे को दिक्कत होगी। ठीक है, तो मैं वैसे ही दे रहा हूँ सीधा आपको, जैसे पुरानी वाली बुक्स में था। बाकी आप चाहो तो मैच कर सकते हो, नीचे मैं एक लिंक दे दूंगा। ठीक है, लिंक पे क्लिक करते के साथ ही आपके पास वही, जैसे पहले था वही क्या बोलते हैं टेस्ट पेपर के लिए, वैसे आपके पास एक पेज खुल जाएगा और पेज पे जाके आप आराम से कंपेयर कर सकते हो। ऊपर दे रखी होगी आपकी वाली बुक जो आप पढ़ रहे हो, और नीचे दे रखी होगी वो वाली बुक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी पुराने टाइम पे। दोनों ही एनवायरमेंटल डेवलपमेंट में दोनों के चैप्टर सेम है, गिनोगे तो फिर आपको सेम चैप्टर मिलेंगे। चैप्टर के नाम भी लगभग सेम है, मगर नाम ही चेंज कर रखे हैं। अगर आप अंदर का मैटर देखना चाहोगे तो भाई अंदर का मैटर जो होगा ना वो बिल्कुल सेम मिलेगा आपको, चाहे आप किसी में देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, एक बार जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, आपकी वाली बुक और मेरी वाली बुक दोनों ही क्या बोलते हैं वहां पे आपको मिल जाएगी, एक ऊपर होगी एक नीचे होगी। आपकी वाली जो होगी वो ऊपर होगी और जो मेरी वाली होगी जिसमें से मैं करवा रहा हूँ चैप्टर्स, वो थोड़ी सी नीचे होगी आपको। ठीक है, हाँ जी, दोनों PDF चेक कर लेना, उनमें कंपैरिजन कर लेना। अगर कोई टॉपिक अलग मिलता है तो मेरे को बता देना, भैया ये वाला टॉपिक अलग है और ये वाला टॉपिक आपने नहीं करवाया। ठीक है जी, हाँ जी, तो फिलहाल बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई वो तो मैं डाल ही दूंगा धीरे धीरे एंड के अंदर आते आते। ठीक है, बाकी चालू करते हैं ये वाला चैप्टर। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। शुरू करता हूं भाई, फाइनेंशियल प्लानिंग या फिर आप कह सकते हो फंक्शनल प्लानिंग। यहाँ पे आपको ना पैसे की प्लानिंग करनी है। ठीक है, पैसे की प्लानिंग किससे याद आया भाई? ठीक है, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं, ठीक है, पूरी बुक के पूरी यूनिट के, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ताकि आप नोट्स परचेज कर पाओ आराम से। ठीक है, कंप्यूटर टाइपिंग नोट्स है, मेरे को पता है भाई मेरी राइटिंग बहुत खराब है, तो इस वजह से मैं नोट्स बनाऊंगा तो फिर तुमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने स्पेशली भाई कंप्यूटर से टाइप करके नोट्स बना रखे हैं। ठीक है भाई, हाँ जी, तो कंप्यूटर से टाइप करके नोट्स बना के, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो किसी भी चीज को समझने में। तो यहाँ पे कंप्यूटर टाइपिंग नोट्स मिल जाएंगे आपको, इस नंबर पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। मिनिमम अमाउंट जो भी होगा वो पे करके आप आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। ठीक है भाई, कॉल मत करना, व्हाट्सअप करना ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो शुरू करते हैं फिलहाल से, आपके लिए क्या हमारे लिए भी बेटर रहेगा। शुरू करता हूं भाई, टॉपिक का नाम आता है फाइनेंसिंग ऑफ इंटरप्राइज। मतलब एंटरप्राइज जो बिजनेस है उसके लिए फाइनेंसिंग कैसे करी जाए, पैसा कैसे लाया जाए, समझ में आया? तो फाइनेंसिंग और इंटरप्राइज का मतलब क्या है? इसमें कुछ चीजें आती हैं जिसका आपको हिसाब किताब लगाना पड़ेगा, जैसे कि पैसा कहां से आएगा, कितना पैसा लगाना चाहिए, कितने पैसे की जरूरत है हमें, बस उन्हीं चीजों का हिसाब किताब लगाना है। तो क्या कहता है फाइनेंसिंग ऑफ एंटरप्राइज? ये कहता है हाउ मच मनी इज नीडेड। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके पास क्या है, कितनी मनी आपको जरूरत है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। वेयर विल मनी कम फ्रॉम, ये जो मनी है वो कहां से आएगी, वो हिसाब किताब किसका काम होता है? फाइनेंसिंग का काम होता है, फाइनेंसिंग एंटरप्राइज का। व्हेन डज द मनी नीड टू बी अवेलेबल, हमें कब तक जो मनी है वो मिल जाएगी, या फिर हमको कब तक जो मनी की जरूरत है वो होगी, यानी हमें पैसा कब तक चाहिए होगा अपनी चलते कंपनी को चलाने के लिए। ये सब हिसाब किताब करना किसका काम होता है? फाइनेंसिंग का काम होता है, वो भी एंटरप्राइज के।
आसान है ना, बहुत अच्छे। तो समझिए पैसा कितना चाहिए, कब चाहिए, और ये सब हम इसके अंदर सीखेंगे कि कितना पैसा चाहिए किसके लिए और कितना पैसा हमें बिजनेस के अंदर रखना चाहिए। सिंपल बात है, इस पूरे चैप्टर में पैसे की बात होगी। शुरू करते हैं, ध्यान से समझिए। टाइप ऑफ फाइनेंसिंग क्या होती है, मतलब कितने तरह के पैसे की जरूरत हो सकती है या फिर कितने तरह की फाइनेंसिंग होती है, वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो पैसा कितने तरीके से संभाल के रखा जा सकता है, तो पहला परफॉर्मेंस के बेस पे और दूसरा टाइम पीरियड के बेस पे। परफॉर्मेंस के बेस पे दो तरह से पैसा संभाल के रखा जा सकता है, मतलब पैसे जो होते हैं या फिर जो आप कह सकते हो पैसा की जरूरत है, वो दो कारणों के लिए होती है। पहली कारण जिसके लिए पैसे की जरूरत है, फिक्स्ड कैपिटल। हमें अपनी क्या बनानी है, फिक्स्ड कैपिटल बनानी है। अब फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है सर, बचपन में आपने सीखा होगा असेट्स। बचपन में क्या, अभी तक आप सीखते आ रहे हो असेट्स। असेट्स मतलब होता है संपत्तियां, और संपत्ति जो होती है वो दो तरह की होती है। पहली होती है फिक्स्ड एसेट और दूसरी होती है करंट एसेट, है ना। हाँ जी, हमें फिक्स्ड कैपिटल चाहिए किसके लिए, फिक्स्ड एसेट के लिए। जैसे हमें मशीनरी खरीदनी है, हमें बिल्डिंग खरीदनी है, और हमें क्या बोलते हैं कोई बड़ी बड़ी चीजें खरीदनी है, प्लांट्स खरीदने हैं या फिर कोई क्या बोलते हैं लैंड खरीदना है, तो इन सब चीजों के लिए हमें क्या चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। आसान भाई, तो फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ती है किसके लिए, फिक्स्ड एसेट के लिए। तो देखना पड़ेगा आपको कि परफॉर्मेंस के बेस पे आपको कौन सा पैसा चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल चाहिए या फिर वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जितनी भी आपकी करंट एसेट है ना, उसको उसमें से क्या, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज अगर माइनस करते हैं तो जो पैसा बचता है उसको बोलते हैं क्या, वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है। मतलब कि समझिए, करंट एसेट मतलब और करंट लायबिलिटी मतलब, करंट लायबिलिटी क्या होती है, छोटी छोटी लायबिलिटी होती है जो कभी भी आपके सर में दर्द कर सकती है कि आप पेमेंट करो। जैसे सैलरी क्रेडिटर कभी बोल सकते हैं भाई पैसे दे दो, तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, आसान है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या हमारी एसेट्स ज्यादा है हमारी लायबिलिटी से, क्या हमारी एसेट्स ज्यादा है हमारी लायबिलिटी से, ताकि अगर मान लो लायबिलिटी वाले, करंट लायबिलिटी वाले कोई दिक्कत करते हैं, बोलते हैं मेरे को पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, तो क्या हम अपनी एसेट्स को बेच के, करंट एसेट को बेच के, भाई फिक्स एसेट नहीं बेच रहा, वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होती है, हाँ जी, करंट एसेट को बेच के क्या उनको उनकी लायबिलिटी मतलब हमारी जो लायबिलिटी है उनको पे कर सकते हैं। सुन में आया, हाँ जी। तो हमारी करंट एसेट जो होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए किससे, करंट लायबिलिटी से। अप्रोक्सीमेटली ये एक रेशो होता है जो हेल्प करता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को मेजर करने के लिए या फिर वर्किंग कैपिटल को मेजर करने के लिए। नाम आता है करंट रेशो। क्या आता है, करंट रेशो, जो कि निकलता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। समझ में आया, यानी कि और ये रेशो आइडियल माना जाता है कब, जब आता है 2/1। क्या आता है, 2/1, यानी अगर आपके पास लायबिलिटी 1 है, करंट लायबिलिटी अगर आपने 1 रुपए ले रखे हैं, किसी से 1 रुपया उधार ले रखा है, तो आपके पास असेट्स 2 रुपए की होनी चाहिए। असेट्स आपके पास कितने की होनी चाहिए, 2 रुपए की होनी चाहिए। अगर मान लो कोई दिक्कत होती है और आप असेट्स बेचना भी चाहते हो तो घिसी पिटी भी 1.5 रुपए में तो बिकेगी, तब भी आप 1 रुपए की अपनी लायबिलिटी आराम से चुका पाओगे, आसान है। तो करंट रेशियो क्या होना चाहिए आपके पास, 2:1 का होना चाहिए। इसे आइडियल माना जाता है ताकि आप अपनी करंट लायबिलिटी को पे कर पाओ। तो मेन आपको ये देखना पड़ेगा परफॉर्मेंस के बेस पे कि आपको पैसा क्यों चाहिए, अपनी फिक्स्ड एसेट के लिए या फिर अपनी अपनी फिक्स्ड एसेट के लिए या फिर अपनी करंट एसेट के लिए। ठीक है, जिस चीज के लिए आपको पैसा चाहिए होगा तो मतलब उसका चीज के लिए पैसा चाहिए, जैसे फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। आसान भाई, दोनों में डिफरेंस समझा गया। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, वो पैसा जो हम किस में लगाते हैं, फिक्स्ड एसेट में लगाते हैं, जैसे कि बिल्डिंग मशीनरी इन सब में। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वो पैसा जो बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए, अपने काम को करने के लिए, वर्क करने के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। आसान है सर, हाँ जी। बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए किसकी जरूरत है, वर्किंग कैपिटल की। और वो निकलता कैसे है, करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी। आगे चलते हैं भाई, पीरियड ऑफ यूज के पीरियड पे डिपेंड करता है कि हमें पैसा कैसा चाहिए। ठीक है, कुछ पैसे हो सकते हैं भाई लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म पैसा। ठीक है, किसी की जरूरत कई बार क्या पड़ती है, लंबे समय में जरूरत पड़ती है, और कई बार क्या पड़ती है, शॉर्ट टर्म में जरूरत पड़ती है। अब लॉन्ग टर्म क्या बोलते हैं, पैसे चाहिए उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म पैसा। दो तरीके से हो सकते हैं, पहला इक्विटी और दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी। ये दो तरीके हैं जहां से हम पैसा ले सकते हैं। कौन सा, लॉन्ग टर्म पैसा मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल कहां से आ सकती है, दो जगह से। पहली चीज इक्विटी और दूसरी नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में जैसे कि डिवेंचर हो गए, ठीक है, या फिर बैंक से लॉन्ग टर्म लोन हो गया। इक्विटी के अंदर भाई दोनों चीजें, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, दोनों तरीकों से आप पैसा ले सकते हो। तो लॉन्ग टर्म क्या बोलते हैं, पैसे की जरूरत कैसे पड़ती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होती है आपकी, इक्विटी और क्या बोलते हैं
नॉन करंट लायबिलिटी। आगे चलते हैं भाई, शॉर्ट टर्म। अगर आपको कई बार शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत है तो आप क्या मांगोगे, आप मांगोगे करंट लायबिलिटी। आपको किसकी जरूरत पड़ेगी फिर, करंट लायबिलिटी, यानी छोटे मोटे लोन ले लो, जैसे उधार ले लिया किसी से या फिर बैंक से शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, तो ये सब क्या होता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के अंदर आ जाता है। आगे चले भाई, ठीक है। अगला टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट भाई, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के सोर्सेज क्या है, यानी कि अगर आपको पैसा चाहिए तो आप कहां कहां से पैसा ला सकते हो अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है। अगर आपको पैसा चाहिए होगा तो आपको कहां कहां से पैसा है जो मिल सकता है बिजनेस के अंदर। तो दो तरीके हैं पैसा लाने के लिए, पहला है इंटरनल सोर्स, कहां गया, हाँ जी, ये रहा। पहला है इंटरनल सोर्स और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल सोर्स। तो दो तरीके हैं पैसा लाने के लिए, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स कौन से होते हैं, इंटरनल सोर्स देखो, आपने बैलेंस शीट पढ़ी थी, बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से थी, ठीक है। यहाँ पे दिखाते हैं एसेट्स और यहाँ पे दिखाते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी में तीन चीजें होती है, पहली चीज होती है कैपिटल, दूसरी चीज होती है नॉन करंट लायबिलिटी और तीसरी चीज होती है करंट लायबिलिटी, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं इंटरनल सोर्स, ऐसे सोर्स जहां से आप पैसा ला सकते हो, तो वो केवल एक है, ये रहा, कौन सा, कैपिटल। कैपिटल अगर कंपनी की बात करी जाए तो उसके अंदर इक्विटी शेयर हो जाएंगे या फिर प्रेफरेंस शेयर हो जाएंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर वाले हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्होंने हमें पैसा ऑलरेडी दे रखा है, तो उन्होंने जब पैसा दे ही रखा है तो हम थोड़ा सा पैसा उनसे और मांग सकते हैं अगर हमें पैसे की जरूरत है और हम इंटरनल सोर्स से पैसा लेना चाहते हैं तो बस यही है, कैपिटल या फिर इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। हाँ जी, तो इनसे पैसा ले लोगे तो उसे क्या कहा जाएगा, इंटरनल सोर्स। अब ये एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स इनको बोला जाता है नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को, ये एक्सटर्नल सोर्स होते हैं। यानी अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ी और बाहर वालों से आप पैसा मांगने जा रहे हो तो किन से मांगोगे, इन दोनों से। इसमें कौन कौन से आते हैं, एक तो डिबेंचर इशू करके आप पैसा मांग सकते हो, डिबेंचर आता है नॉन करंट लायबिलिटी में। उसके बाद गवर्नमेंट से ग्रांट्स मांग सकते हो या फिर डोनेशन मांग सकते हो या फिर बैंक से लोन ले सकते हो, लॉन्ग टर्म वाला या फिर शॉर्ट टर्म वाला, किसी भी तरीके से मॉर्गेज लोन ले सकते हो, ठीक है भाई। हाँ जी, तो ये सब आते हैं किसके अंदर, एक्सटर्नल सोर्स के अंदर। बहुत आसान है, आराम से कर दोगे आराम। शुरू करते हैं भाई, कैपिटल स्ट्रक्चर। किसकी बात आती है अब, कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होना कैसा चाहिए था। अब ये कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर लेफ्ट साइड वाला जो इतना भी पोर्शन होता है इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ये होता है एसेट स्ट्रक्चर, ये होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी हमारे कैपिटल कैसी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हमारी जो कैपिटल है ना वो ज्यादा होनी चाहिए, किससे, नॉन करंट लायबिलिटी से। अगर मान लो हमें कहीं भी पेमेंट करनी बाकी रह गई, हमें कर्जदार बोल रहे हैं भाई पैसा चुकाओ, तो हम अपनी कैपिटल में से पैसा निकाल के पैसा चुका सके उन्हें। समझ में आया, कभी बिजनेस बंद करने की नौबत आ गई तो फिर हम कैपिटल को मतलब सारी की सारी लायबिलिटी को पे ऑफ कर सके, कोई दिक्कत नहीं। यानी हमारी कैपिटल क्या होनी चाहिए, हमेशा ज्यादा होनी चाहिए और हमारी लायबिलिटी क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी कम होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं बढ़िया कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। हाँ जी, तो कैपिटल स्ट्रक्चर हेल्प करता है बताने में किसके, मतलब कौन हेल्प करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा है या फिर नहीं है वो बताने में, वो हेल्प करता है भाई डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी आपने 12वीं के अंदर पढ़ा होगा अकाउंट्स में, रेशियो वाले चैप्टर में फॉर्मूला होता है इसका, डेब्ट अपॉन में इक्विटी। डेब्ट अपॉन में इक्विटी, और डेब्ट कितना होना चाहिए, 1 अपॉन में, कहा जाता है 1 अपॉन में 1.5 होना चाहिए। इसको बोलते हैं आइडियल डेब्ट टू इक्विटी शेयर। आसान है, हाँ जी। आइडियल क्या होता है, 1 अपॉन में 1.5, यानी कि अगर हमारे पास 1 रुपए का कर्जा है, कितने रुपए का कर्जा है, 1 रुपए का कर्जा है, तो हमारे पास जो लायबिलिटी होनी चाहिए वो मतलब जो कैपिटल होनी चाहिए वो 1.5 होनी चाहिए, यानी 1.5 गुना होनी चाहिए जितना भी हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी है, ठीक है सर। हाँ जी, अब बात करते हैं भैया कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन की, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। हाँ जी, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑप्टिमम लेवरेज कैन बी डिफाइंड एज दैट मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। एक ऐसा ऑप्टिमम लेवरेज जो डिफाइन करता है किसके, मिक्स को, डेब्ट को और इक्विटी को। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिससे आपका डेब्ट और आपकी इक्विटी दोनों को मिक्सअप, ऐसा मिक्सअप है जिससे आपका डिफाइन हो सकता है डेब्ट और इक्विटी। जैसे कि ये रहा, ये एक मिक्सअप है जिससे मैं डिफाइन कर पा रहा हूं कि मेरा डेब्ट कितना है और मेरी इक्विटी कितनी है, 1:1.5। मतलब 1 रुपया अगर डेब्ट है तो मेरी इक्विटी कितनी है, 1.5, 1.5 गुना। समझ में आया, हाँ जी। ऐसा मिक्सअप क्या कहलाता है, ऑप्टिमम लेवरेज, जिससे क्या होगा, विच विल मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, जिससे मार्केट वैल्यू हमारी कंपनी की क्या होगी, बढ़ेगी। जब कंपनी में लोग देखेंगे भाई जितना इन्होंने कर्जा लिया उससे ज्यादा तो इनके पास खुद का पैसा लगा हुआ है, यानी कि बिजनेस अच्छा है, बिजनेस ग्रो हो रहा है, समझ में आया, इनके पास ज्यादा कर्जा नहीं है, तो लोग इन्वेस्टर भी खुश होंगे लगाने के लिए पैसा कि भाई कर्जे वाली कंपनी नहीं है, कभी डूबेगी नहीं, मतलब ठीक है। हाँ जी, जिससे क्या हुआ, द एवरेज वैल्यू ऑफ द क्लेम ओनरशिप
इंटरेस्ट रिप्रेजेंट द क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस शीट, जो कि दिखाई जाती है कहां पे, बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड पे। आसान है, बैलेंस शीट के जो भी क्रेडिट साइड पे दिखाई जाती है, हम क्या बोलते हैं, कैपिटल और डेप्ट की वेल इक्वेशन या फिर मिक्सअप, वही क्या कहलाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। आसान है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मिक्सअप होता है डेप्ट का और इक्विटी का, जिससे क्या होता है, आपकी कैपिटल डिसाइड होती है कि आपको कितना पैसे की जरूरत है और कितने पैसे आपको चाहिए। शुक्र है भाई। हाँ जी, शुरू करते हैं। फैक्टर डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, मैंने बताया था भाई ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आता है। कौन सा, कैपिटल स्ट्रक्चर वाला। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है कैपिटल स्ट्रक्चर की, और उसके बाद ये पूछता है वो फैक्टर डिफाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। वो ये नहीं पूछेगा खाली डेफिनेशन बता दो, नहीं, वो पूछता है फैक्टर डिफाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है भाई। हाँ जी, 10 नंबर तक का देख रखा था मैंने अपने पेपर में, जब मैं ही पढ़ता था तब भी आया हुआ था ये। ठीक है। हाँ जी, फैक्टर डिफाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। और भाई कुछ वो वीडियो में कमेंट्स आ रहे थे, मैं फिर बता दूं भाई, बुक्स के चैप्टर्स जो है ना वो नाम चेंज करेंगे हैं, कंटेंट आप देखोगे पूरा सेम मिलेगा आपको कंटेंट, उसमें रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। ठीक है। हाँ जी, बस खाली नाम चेंज करें। अगर आप डर रहे हो कि बुक्स में क्या बोलते हैं नाम चेंज है, अभी बात देख लेना, अगर आपकी यही नाम चल रही है तो बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ बीकॉम प्रोग्राम के बच्चे हैं जिनमें नाम चेंज करके बुक वही दे रखी है, आप कंटेंट देखोगे पूरा सेम मिलेगा। भाई एनवायरमेंटल डेवलपमेंट है ये पूरी, हर बार बुक अलग थोड़ी ना बनेगी। जैसे प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक बार अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ ली तो चाहे कहीं से भी आ जाए, वो कुछ भी टॉपिक उठा के दे दे, रहेगा वही। चैप्टर का नाम कितनी बार भी चेंज करते रहो, कितने भी बार भी घुमाते रहो, टॉपिक वही रहते हैं, सारे के सारे कंसेप्ट वही रहते हैं। तो अगर आप पढ़ के चले जाते हो, बस एक बार ध्यान से पढ़ना है, आपको दिल लगा के पढ़ना है, तो आप पेपर फाड़ के आ जाओगे भाई, मैं बता रहा हूं, अच्छे तरीके से आपका पेपर हो जाएगा, क्योंकि आपको बार बार वो चीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आया? अभी आप क्या करते हो, खाली एक बार वीडियो देखी पेपर से पहले और उसके बाद काम खत्म हो गया। ये नहीं कि भाई अपनी नोट्स बना लो, या फिर नोट्स जो हमने दे रखे हैं उनसे तैयारी कर लो अपनी बना के, टेस्ट से मतलब कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चालू कर दो, पिछले पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो मैं सॉल्व कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा, 10 नंबर का क्वेश्चन लिख पा रहा हूं या नहीं लिख पा रहा। वहां पे 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, बच्चे 4 लाइन लिख के आ जाते हैं जो भी उन्हें आती है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना भाई कि आप इसी चीज से पास हो जाओगे या फिर इसी चीज से आ जाएगा सब कुछ। ठीक है। हाँ जी, तो बस आज कहना ये चाहता हूँ कि जो बुक्स है वही करवा रहा हूँ मैं, कंटेंट पूरा, बस वो जो चैप्टर्स है, चैप्टर्स के नाम अलग है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि अंदर कंटेंट क्या चल रहा है। ठीक है। हाँ जी, तो आप कंटेंट पे देखो, दोनों के दोनों चैप्टर्स आपको मिलेंगे बिल्कुल सेम। हमने भी देखी है भाई, अगर मेरे को लगता है कि कुछ उस बुक में ज्यादा दे रखा होता तो मैं उस बुक को पकड़ लेता, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन इस बुक में थोड़ा सा उससे ज्यादा है, समझ में आया? इस बुक में थोड़ा सा उससे ज्यादा है, क्योंकि ये वाली जो बुक है ना, ये एक टाइम पे हमने बीकॉम ऑनर्स में पढ़ी है भाई, ऑनर्स में थोड़ा सा फालतू होता है इसके अंदर, समझ में आया? और मैं थोड़ा सा फालतू करवा दे रहा हूँ ताकि आप भूले भटके भी कुछ करोगे तो करके तो आओगे वहां पे। बताओ। हाँ भाई, तो टॉपिक चालू करते हैं फटाफट से और अपने टॉपिक पर आते हैं जल्दी से। ठीक है जी। लास्ट क्लास में भाई थोड़ी स्टोरेज बढ़ गई थी तो इसमें से फोन अपने आप रुक गया था। तो मैंने बताया था लास्ट टॉपिक में कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कैपिटल स्ट्रक्चर जहां पे हम कैपिटल देखते हैं कि कैपिटल और जो डेटर्स होते हैं उनका क्या हिसाब किताब चल रहा है। मतलब कि कैपिटल और डेटर का रेशियो देखना, संभाल के रखना बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कैपिटल और डेटर से ही क्या होता है, हमारे पूरे बिजनेस की फाइनेंसिंग होती है। ठीक है। अच्छा, शुरू करते हैं। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ऐसे फैक्टर्स जो डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं या फिर बताने में हेल्प करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर होना कैसे चाहिए। सिंपल है ना? हाँ जी, तो आप आराम से समझ लो ना, बहुत आसान है, बहुत आसान। यानी कि कैपिटल कितनी होनी चाहिए आपके पास, कैपिटल मतलब एक तरीके से इक्विटी, मालिक का कितना पैसा लगाना चाहिए बिजनेस के अंदर, और दूसरा डेप्ट्स कितना होना चाहिए आपके पास। डेप्ट्स मतलब होता है लोन आपने कितना ले रखा हो, बेसिकली ये है। ठीक है, यानी मालिक का कितना पैसा होना चाहिए और लोन कितना होना चाहिए, बस इसी के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो देखते हैं, पहली चीज आती है नेचर ऑफ बिजनेस। तो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रखा जाए वो डिटरमाइन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है नेचर ऑफ बिजनेस देखना। आपका नेचर ऑफ बिजनेस जैसा होगा आपको कैपिटल स्ट्रक्चर वैसा रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो आपका बिजनेस ऐसा है कि आप प्रोडक्शन करते हो किसी चीज का, आप कोई चीज क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो, आप माल बनाते हो। जैसे आपने कोई पेन बनाने का बिजनेस हो गया, या फिर फर्नीचर बनाने का बिजनेस हो गया, टीवी बनाने का बिजनेस हो गया, अगर आपका ऐसा प्रोडक्शन करने वाला बिजनेस है। दूसरा बिजनेस कौन सा होता है, दूसरा होता है ट्रेडिंग बिजनेस, यानी कि जिसने माल बना रखा है आप उससे सामान उठाते हो और कस्टमर तक पहुंचाते हो, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। आसान है, जैसे फ्लिपकार्ट वाले करते हैं, अमेजोन वाले करते हैं, ये लोग है ट्रेडर। आसान है, ये ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन जो फैक्ट्री वाले होते हैं जिनको माल बनाना पड़ता है वो क्या होते हैं
वो करते हैं भाई प्रोडक्शन करते हैं, आसान है। तो अगर आपका प्रोडक्शन वाला बिजनेस है तो वहां पे क्या होता है, आपको परचेज करना होता है माल, सारी क्या बोलते हैं एक्टिविटीज को देखना पड़ता है, तो वहां पे आपको पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, आसान है, क्योंकि एकदम से पैसा नहीं आता, पहले आप माल बिकेगा कस्टमर तक, उसको सेटिस्फाई हो जाएगा तब वो पेमेंट करेगा, है ना भाई। तो इस तरीके से कई बार क्या होता है, उधार में खरीदना पड़ता है, उधार में बेचना पड़ता है, तो इस वजह से पेमेंट आने में डिले हो जाता है। तो वहां पे आपको अपने बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा, तो वहां पे पैसा ज्यादा चाहिए आपको। दूसरी जगह जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है वहां पे आप क्या करते हो, एक जगह से सामान उठाते हो दूसरी जगह पे माल पहुंचा देते हो, तो ऐसे बिजनेसों में कस्टमर तुरंत पैसा दे देता है और सीधा हम क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं किसके पास, प्रोड्यूसर को। तो आराम से ट्रेडिंग वाले बिजनेस में क्या होता है, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम होती है। तो ये डिपेंड करता है कैसा आपका बिजनेस है। अगर आपका बिजनेस प्रोडक्शन बिजनेस होगा तो वहां पे पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, इस वजह से आपको ज्यादा पैसा चाहिए, और अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो पैसे की रिक्वायरमेंट कम है, इसलिए आपको कम पैसा चाहिए। शुरू करते हैं भाई, साइज ऑफ एंटरप्राइज। दूसरी चीज जो डिपेंड करती है वो साइज पे डिपेंड करती है, आपका बिजनेस कैसा है। अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल है, यानी कि छोटे से स्केल पे बिजनेस करते हो तो पैसे की रिक्वायरमेंट कम होगी ऑब्वियसली। अगर आपका बिजनेस स्केल ज्यादा है, यानी आप बड़े लेवल पे बिजनेस करते हो तो पैसे की रिक्वायरमेंट क्या होगी, आपको ज्यादा होगी, ठीक है भाई। हाँ जी, तो साइज पे डिपेंड करता है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, पैसे का क्या बोलते हैं, आपके पास क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। कैश फ्लो, कैश फ्लो पोजीशन डिपेंड करती है भाई कि आपके पास पैसा कैसा होना चाहिए, कि क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म के लिए होना चाहिए, फिर लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। दो तरह के लिए पैसे होने चाहिए भाई आपके पास। पहला होना चाहिए जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म, पहली जरूरत पड़ती है लॉन्ग टर्म के लिए पैसा, कि आपके पास लंबे समय के लिए पैसा होना चाहिए जो कि इक्विटी और डेट से आता है। दूसरा शॉर्ट टर्म के लिए जिसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। दूसरी कैपिटल कौन सी होती है, वर्किंग कैपिटल, आसान है। हाँ जी, तो वर्किंग कैपिटल और लॉन्ग टर्म कैपिटल दोनों तरह की कैपिटल चाहिए होती है आपको। तो समझिए कैश फ्लो पोजीशन कैसे डिटरमाइन करती है। कैश फ्लो पोजीशन बताती है कि आपके पास पैसा आता रहता है या फिर नहीं आता। अगर मान लो कोई आपका ऐसा बिजनेस है जिसमें पैसा लगातार आता ही रहता है, ठीक है, यानी कि आप ऑल ट्रांजैक्शन किस में करते हो, हमेशा कैश में करते हो, तो आपको पता ही है आपका माल बिकेगा तो ऑब्वियसली आपके पास पैसा आएगा, आसान है। हाँ जी, तो आपके पास आता रहता है पैसा, तो आपको उतना स्मूथली मतलब कैपिटल आप मतलब वर्किंग कैपिटल आप चाहो तो कम भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपका माल जब भी बेचोगे पैसा आ ही जाएगा आपके पास, ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं पैसे की। लेकिन अगर आपका इतना मतलब आपका ऐसा बिजनेस है जिसमें आपके पास लगातार कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनी रहती, या फिर आपके पास लगातार पैसा नहीं आते रहता, आप उधार माल बेचते हो किसी को, तो फिर उधार से पैसा नहीं आता जल्दी से रिकवर होके, ठीक है, आपको बहुत टाइम लग जाता है कि बहुत देर दिनों तक पैसा नहीं आया, तो वहां पे आपको बिजनेस चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। यानी उस टाइम पे आपको वर्किंग कैपिटल क्या रखनी पड़ेगी, बिजनेस में ज्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास पैसा लगातार नहीं आ रहा, ठीक है। ये डिफाइन करती है भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट। आगे चलते हैं पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग। अगला डिपेंड करता है कैपिटल स्ट्रक्चर किसको, पर्पस और फाइनेंसिंग को। पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग जो है एक फैक्टर है किसका, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने का। कैसे समझिए, पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग आपको पैसा किस चीज के लिए चाहिए वो डिसाइड करता है कि आपको पैसा क्यों चाहिए। सिंपल है, हाँ जी, पैसा किस चीज के लिए आप चाहिए आपको, वो आपको देखना पड़ेगा, आपका पर्पस क्या है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप चाहते हो, पहला आपका पर्पस हो सकता है जैसे कि ग्रोथ करना, क्या करना, ग्रोथ करना, तो उस टाइम पे आपका जितना भी प्रॉफिट आया है या फिर जितना भी पैसा आया आपको क्या करना पड़ेगा, उसे रिटेन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उसे बचाना पड़ेगा, जिससे आपकी कैपिटल क्या हो जाए, बढ़ जाए, आसान है। हाँ जी, दूसरा पर्पस होता है भाई फाइनेंसिंग का, आप फाइनेंसिंग क्यों करना चाहते हो या फिर आपके पास पैसा क्यों चाहिए, या तो सिंपल वे में बताता हूं भाई, सिंपल वे में समझिए, बहुत आसान टॉपिक है पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग का, ठीक है। पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग, मान लो आपने डिसाइड कर लिया आपको पैसे की जरूरत है, तो अब ये दिक्कत वाली बात आती है, भैया पैसा कहां से ले, इक्विटी से यानी मालिकों से, या फिर लोन की तरह ले डिबेंचर इशू करके, कहां से पैसा लिया जाए, इक्विटी से या फिर डिबेंचर से। अब समझिए आपका पर्पस क्या है। अगर आप चाहते हो बिजनेस में खाली पैसा आ जाए, किसी भी तरीके से आ जाए, तब तो कोई से भी ले लो, आपको कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप चाहते हो बिजनेस में आपका कंट्रोल रहे, आप बिजनेस को काबू कर पाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेसिक से आप थोड़ी देर के लिए लॉस झेल सकते हो, तो उस टाइम पे आपको क्या इशू करना चाहिए, डिबेंचर। अगर पर्पस क्या है आपका, आप बिजनेस पे इक्विटी बनाए रखना चाहते हो, आप इक्विटी शेयर नहीं करना चाहते किसी के साथ, आप अपने ही बिजनेस के खुद ही मालिक बनना चाहते हो, तो उस टाइम पे आपको क्या इशू करना चाहिए, डिबेंचर के थ्रू पैसा लेना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपको आता है भाई कि मेरे को क्या बोलते हैं शुरुआत में लॉस हो सकता है, मैं इंटरेस्ट नहीं दे पाऊंगा डिबेंचर का, या फिर मैं लोन की तरह पैसा नहीं ले सकता, तो उस टाइम पे आपको क्या करनी चाहिए भाई, इक्विटी इशू करनी चाहिए, यानी कि अपनी साझेदारी बांटनी चाहिए ताकि उससे पैसा आए। समझ में आया? तो पर्पस डिफाइन करता है कि आपको किस तरीके से पैसा लेना चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर कहां से डिसाइड करनी चाहिए। अगला टॉपिक आता है प्रोविजन फॉर फ्यूचर्स। प्रोविजन फॉर फ्यूचर, अब ये डिसाइड करता है कि आपने क्या बोलते हैं बिजनेस पे क्या बोलते हैं पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आपने बिजनेस में पैसा कमाया 10 लाख रुपए,
ठीक है। वैसे तो छोटा ही बिजनेस है, मगर मान लेते हैं आपने 10 लाख रुपए कमाया है पैसा, ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको ये पैसा रखना चाहिए या फिर डिविडेंड के तौर पे बांटना चाहिए, ये डिसाइड करना है आपको। डिविडेंड के तौर पे बांटेंगे या फिर रिटेन करेंगे, समझिए। मतलब प्रोविजन फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के हिसाब से दिखना है कि आपको इस कैपिटल का करना क्या है। देखिए अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका ऐसा बिजनेस है जहाँ पे पैसा आता ही रहता है, लगातार आता ही रहता है, आसान है, तब तो आपको बांट दो बिजनेस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी बात जब आएगा तब आप क्या होता है उसका यूज कर सकते हो आराम से, क्योंकि आपको पता है पैसा आता ही रहता है, तो आपको रिटेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी जरूरत पड़ेगी तो आपके पास पैसा आ ही जाएगा ऑलरेडी। लेकिन आपका बिजनेस ऐसा है कि सदियों में एक बार आता है पैसा, कि क्या होता है लंबे समय हो जाता है, कई बार क्या पैसा ही नहीं आता, तो उस टाइम पे आपको रिटेन करना चाहिए। जब आपके पास एकदम से बहुत सारा पैसा आ गया तो आपको रिटेन करना चाहिए, ताकि आपका बिजनेस फ्यूचर में क्या कर सके, ग्रो कर सके। क्योंकि डिविडेंड तो आप छोटे छोटे जब पैसा आएंगे या फिर लॉस आएंगे बाद में भी दे सकते हो, लेकिन बड़ा पैसा एक बार में नहीं आएगा। तो जब बड़ा पैसा आता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस टाइम पे रिटेन करना चाहिए, आसान है। अगर आपके पास लगातार पैसा आ रहा है तो क्या करना चाहिए, लगातार पैसा आ रहा है तो आप डिविडेंड के तौर पे बांट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास लगातार पैसा नहीं आता, रुक रुक के पैसा आता है, तो वहां पे आपको डिविडेंड नहीं देना चाहिए, समझे। वहां पे आपको क्या करना चाहिए, उस पैसे को रिटेन करना चाहिए फ्यूचर में बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आगे शुरू करते हैं भाई, टर्म्स लोन्स। अब बात आती है, अगर आप लोन की तरह पैसा लेना चाहते हो, इक्विटी हटाओ, अगर आप लोन की तरह पैसा लेना चाहते हो डिबेंचर इशू करके, तो फिर आपके पास कितने तरह के लोन है उस पर, या फिर कितने तरीके से पैसा ले सकते हो, ठीक है। शुरू करते हैं। यहाँ पे दो तरह के लोन हो सकते हैं। पहला लोन होता है लॉन्ग टर्म लोन और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म लोन। पहला क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन, दूसरा क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन क्यों लिया जाता है, पहला कारण, लॉन्ग टर्म लोन क्यों लेते हैं उसका पहला कारण, पहला लैंड और साइट, यानी अगर आप लैंड परचेज करना चाहते हो, जमीन खरीदना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लॉन्ग टर्म लोन लेना पड़ेगा, बहुत लंबे समय के लिए लोन लेना पड़ेगा। या फिर आप बिल्डिंग खरीदना चाहते हो या फिर कोई मशीन खरीदना चाहते हो जिसमें पैसा ज्यादा लगेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म लोन लेना पड़ेगा। बल्कि अगर आप शॉर्ट टर्म लोन लेना चाहते हो तो वो क्यों लिया जाएगा, वर्किंग कैपिटल के लिए। अगर आपको पैसा ऐसा चाहिए ताकि बिजनेस चला पाओ आराम से, या फिर मेंटेन करने के लिए बिजनेस को अगर आपको पैसा चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं, कोई बड़ा काम है तो उसके लिए लॉन्ग टर्म लोन, कोई छोटा काम है तो उसके लिए शॉर्ट टर्म लोन। आगे चलते हैं। अब लॉन्ग टर्म लोन जो है वो कहां से मिल सकता है, आपको बस बड़े लेवल पे पैसा कहां से आ सकता है, तो शुरू करते हैं। पहली चीज, इशूइंग शेयर। आप शेयर इशू कर सकते हो जिससे बड़े लेवल पे पैसा आ सकता है, मालिक बन जाओगे ना, हाँ जी, मालिक बना सकते हो लोगों को। दूसरा डिबेंचर के थ्रू, और तीसरा बैंक्स के थ्रू। तो डिबेंचर और बैंक्स दोनों ही आपको लोन की तरह क्या होता है, पैसा प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपके पास बड़े लेवल पे पैसा आ सकता है बिजनेस के लिए। हाँ जी, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कहां से ले सकते हो, बैंक से, डिपॉजिट से, या फिर एडवांस से। लेने को आप इक्विटी से ले सकते हो, लेकिन थोड़े से पैसे के लिए कौन अपनी संपत्ति देगा, अपना बिजनेस किसी और के नाम करेगा। इस वजह से अच्छा नहीं होता, बिल्कुल भी बहुत बेकार होता है। फद्दू इंसान होता है जो छोटे समय के लिए या फिर थोड़े से पैसे के लिए अपना बिजनेस बेच देता है, नहीं जी। हाँ जी, तो शॉर्ट टर्म अगर आपको पैसा चाहिए तो कहां से लोगे, बैंक से, पब्लिक से, और एडवांस किसी से उधार ले लिया, जैसे क्रेडिटर बन गए आपके, ठीक है, या फिर क्रेडिटर से पैसा ले लिया, या फिर उधार माल जिसको बेचते थे उससे पैसा मांग लिया, इस तरीके से, ठीक है। हाँ जी, लगभग आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, बस 2 टॉपिक रह गए हैं, ठीक है। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनने चाहते हो अच्छे से, तो आपको बिजनेस के बारे में कुछ रेशियोज पता होने चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेस के बारे में डिफाइन कर पाओ। पहला रेशियो, करंट रेशियो। करंट रेशियो आपको पता होना चाहिए, जो कि निकलता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। ये शो करता है क्या आपके पास प्रॉपर करंट एसेट्स हैं आपकी करंट लायबिलिटी के लिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं आपके पास 1 लाख की क्या है, करंट लायबिलिटी है, यानी आप 1 लाख रुपए किसी को पे करने हैं, आपको 1 लाख रुपए किसी को पेमेंट करनी है, और एकदम से वो आ गया और बोले भाई पैसे दे दो, क्या आपके पास उतना पैसा है कि आप दे पाओगे। मान लेते हैं अगर आपके पास 1 ही लाख रुपए, मान लो करंट एसेट उस टाइम पे 1 लाख में बिकी नहीं, 50,000 में बिके, क्या आप उसको पेमेंट कर दोगे, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कहा जाता है कि आइडियल जो करंट रेशियो है वो होनी चाहिए 2:1, यानी आपके पास अगर 1 लाख की लायबिलिटी है तो 2 लाख की आपके पास करंट एसेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर 2 लाख की करंट एसेट बेचने भी जाए कम से कम करके 1 लाख में तो बिकी जाएगी। तो इसी वजह से भी भाई 1 लाख रुपए आपको क्या बोलते पेमेंट कर सकते हो तुरंत के तुरंत। तो इसी वजह से आइडियल मानी जाती है करंट रेशियो क्या, 2:1। आइडियल करंट रेशियो 2:1 होती है, और वो कैसे निकलती है, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। बहुत आसान है, हो जाएगा। शुरू करते हैं भाई, बात आती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अभी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है, बहुत सिंपल भाई, ऊपर लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, अपॉन में लिखते हैं टोटल सेल, या फिर आप नेट सेल बोल सकते हो उसे। नीचे क्या आता है, नेट सेल, जितना भी आपने माल बेचा वो नीचे, ऊपर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट इनटू में 100, ये आ जाता है भाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, यानी कि आपने जितनी भी सेल करी उस पे आपने कितना % जो है वो पैसा कमाया। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 100 रुपए का माल बेचा, 100 रुपए के माल पे मैंने 25 रुपए कमाए, यानी कि क्या हो गया 25/100 गुणा में 100, यानी मैंने कितना पैसा कमा लिया, मैंने कमा लिया 25% प्रॉफिट कमा लिया। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 25%।
आसान था। हाँ जी, आगे चालू करते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब ये नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? हाँ जी, ऊपर लिखते हैं नेट प्रॉफिट, अपन में लिखते हैं नेट सेल। बहुत आसान है, यानी कि आपने कितना नेट प्रॉफिट कमाया। जैसे मेरे 25 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट था, लेकिन डेप्रिसिएशन लगा के थोड़ा और खर्चा कर दिया मैंने। अब मेरा प्रॉफिट कितना रह गया? खाली 20 रुपए, जिसमें से मेरा टोटल सेल कितना था? 100। यानी अगर आपको काटोगे तो 1:5 का आ गया क्या आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो कि निकलता कैसे है? नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल। आसान है। अच्छा भैया, ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है क्या? जो टोटल सेल होती है, या फिर नेट सेल कह दो जिसे, क्या चीज? नेट सेल, उसमें से घटा देंगे क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितना भी आपने माल बेचा, फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो आपने 10,000 का, मतलब 10,000 का माल बेचा आपने, लेकिन वो माल बनाया था आपने 7,000 में, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 3,000 का। आसान है। तो ये 3,000 आ गया आपका क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। आसान है। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस कर दोगे। मैं मानता हूं आप कॉमर्स के बच्चों, आपको पता होगा ये सब चीजें, टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? अब ये ट्रेड रिसीवेबल क्या है? अच्छा, मिटो दिया गया, नेट प्रॉफिट बटे में नेट सेल। ठीक है भाई। हाँ जी, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ये आपने बचपन में पढ़ा था, इसको बोलते हैं नेट क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। यानी कि आपने उधार माल जो बेचा है, अपॉन में क्या जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल। आपके ट्रेड रिसीवेबल क्या है? डेटर्स वेटर्स क्या है? फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने 10 लाख का माल उधार में बेच दिया, समझा? और आपके डेटर्स कितने हैं? मान लो तो आपको उनसे कितने पैसे लेने हैं? 15 लाख रुपए लेने हैं, तो 10 बटे में 15 कितना हो गया? 1/1.5। तो ये आ गया आपका ट्रेड रिसीवेबल। टर्नओवर रेशियो वाले जो चैप्टर थे ना 12वीं के अंदर, अगर आपने गलती से पढ़ी हो 12वीं, तो वहां पे रेशियो वाला जो चैप्टर था उस टॉपिक में आता है। ठीक है, और यहां पे आपका लास्ट चैप्टर खत्म होता है। बस आपको सीखना है शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस क्या है। अगर आप शेयर खरीदते हो किसी चीज के, तो आपको मिलती है इक्विटी, आप उस चीज के मालिक बन जाते हो। लेकिन जो डिबेंचर होते हैं वो लोन की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? लोन की तरह। यानी आपने किसी से कर्जा ले रखा है, सिंपल। अगर आप किसी चीज के डिबेंचर खरीदते हो, तो बदले में आपको इस पे मिलता है प्रॉफिट। क्या मिलता है? प्रॉफिट। आप लाभ कमाते हो डिविडेंड के तौर पे, यानी आपको क्या दिया जाता है? डिविडेंड। आसान है। लेकिन वहीं पे अगर आप किसी चीज के डिबेंचर पे करते हो या फिर डिबेंचर खरीदते हो, तो वहां पे आपको मिलता है इंटरेस्ट। समझ में आया? हाँ जी, यानी लोन पे क्या मिलता है आपको? इंटरेस्ट। बहुत आसान है। अब समझिए, अगर मान लो इनको डिविडेंड नहीं मिला, क्या ये कोर्ट में इश्यू कर सकते हैं या फिर कोर्ट में केस कर सकते हैं? नहीं जी, ये कोर्ट में केस नहीं कर सकते, क्योंकि ये मालिक होते हैं, इनको प्रॉफिट भी उसका है, लॉस भी। लेकिन अगर इनको इंटरेस्ट नहीं मिला, क्या कोर्ट में केस कर सकते हैं? बिल्कुल जी, ये कोर्ट में केस कर सकते हैं। बाकी आपको डिबेंचर और उसमें डिफरेंस पता होगा। आसान, बहुत आसान चैप्टर था। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा चैप्टर। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल। अभी रुको सर, अभी ऐसे कैसे? हाँ जी, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। नंबर दे रखा है 8059639586। ठीक है। हाँ जी, बहुत ही मिनिमम अमाउंट होगा, आप व्हाट्सएप पे पे करके आराम से क्या बोलते हैं नोट्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पे जाइए, कांटेक्ट करिए इस नंबर पे। सिंपल था। हाँ जी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी मर्जी आपकी, ऐसे बाद में कर देना आराम से, कोई आपत्ति नहीं आ रही है। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, और टाटा बाय बाय।